हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका पेपर 2 क्लास 9 के लिए जो डीओ ने जारी किया गया है अभ्यास प्रश्न पत्र सत्र 23-24 का। और इसमें आज हम करेंगे बच्चों आपका खंड घ। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आप जब इसे तालिका को ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ जगह पे खाली दी गई हैं और कुछ आपको नाम दिए गए, जैसे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीसीज का प्रतीक। परमाणु स्पीसीज ना होकर के ये होना चाहिए परमाणु का प्रतीक एक तरह से। ठीक है बच्चों, अब एक चीज समझ लीजिए, परमाणु संख्या होता है आपका प्रोटॉन के संख्या के बराबर। ठीक है, द्रव्यमान संख्या होता है आपका प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। यानी परमाणु संख्या क्या हो गया, सीधे सीधे प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो गया। और जो द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर हो गया, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के, यानी इसकी संख्या के बराबर हो गया आपका द्रव्यमान संख्या। तो इस हिसाब से हमारा परमाणु संख्या पहले वाले में जो खाली पड़ा है वो हो गया 13। अब 27 - 13 जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 13, प्रतीक इसका दिया हुआ है। फिर है दूसरा है 14, तो प्रोटॉनों की संख्या भी होगी 14 और इसके द्रव्यमान की संख्या होगी 14 का डबल 28। ठीक है, तो ये है SI का, ये हो गया। फिर है इसकी प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की परमाणु की संख्या के हिसाब से प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0। ठीक है, और प्रतीक हो गया इसका हाइड्रोजन। फिर है आपका इसका ए भाग, ए अथवा वाला भाग में स्पष्ट कीजिए रदरफोर्ड इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि पहला है परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है। तो परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है, इसके निष्कर्ष पे वो पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को जो गोल्ड फॉइल थी उस पे से गुजारा था। तो उसने जब गुजारा उसे, तो सारे के सारे क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हो कि अधिकतर भाग खाली है। फिर है परमाणु द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, तो जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हुआ था, 180 डिग्री के आसपास था। तो उन्होंने क्या सोचा कि नाभिक में जो है क्या है, वो सारा का सारा द्रव्यमान एक जगह इकट्ठा है। फिर है समस्थानिक और समभारिक के बीच अंतर। तो पहले समस्थानिक के बारे में बात कर लेते हैं। समस्थानिक क्या होता है, परमाणु संख्या जो होती है उसकी समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। भौतिक जो गुण होते हैं उसके एक जैसे होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो होते हैं थोड़े से अलग। ठीक है, समभारिक की जब बात करते हैं तो आपका इसका उल्टा हो जाता है। यानी जब हमने समस्थानिक की बात की थी तो क्या कहा था कि आपका द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग, और यहाँ पे क्या हो गया, परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या अलग। यहाँ पे भौतिक जो गुण हैं वो अलग होते हैं, यहाँ पे केमिकल जो होते हैं यानी कि जो रासायनिक गुण होते हैं वो हो सकता है सिमिलर हो बच्चों आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पहला है, किसी कोशिका में यदि गोल्जी उपकरण क्रियाशील नहीं रहे तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या है, जो पैक्ड किसी चीज़ की पैकेजिंग करना और उसे ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पे भेजना, ये मेन फंक्शन है, वो रुक जाएगा। और दूसरा एक लाइसोसोम जो वो बनाता है, वो अगर नहीं बनेगा तो अवशिष्ट पदार्थ है वो सारे के सारे क्या होंगे, या फिर जो गले सड़े अंग है जो किसी कोशिका में वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कोशिका की को स्पष्ट रूप से हानि होगी और वो आखिरी में कोशिका मर जाएगी। ये चीज़ें होंगी बच्चों। फिर है आपका कोशिका में RER और SER अंगक का पूरा नाम और उनके कार्य लिखिए। RER होती है बच्चों खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER होती है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका काम क्या है, एक का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, दूसरे का काम प्रोटीन को पैक करके दूसरी जगह भेज देना। ठीक है, ये मेन चीज़ है इनके कार्य जो होते हैं। फिर है, जब कुछ किशमिश को अल्पप्रसारण दाबी विलयन में रखा जाता है तो उनका आकार बढ़ जाता है। निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले अल्पप्रसारण दाबी विलयन किसे कहते हैं, तो एक विलयन जिसमें विलय की मात्रा थोड़ी सी कैसी हो, कम हो सेल के अंदर के विलयन के मुकाबले, तो उसे क्या बोलते हैं, अल्पप्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। फिर है इसका बी भाग। बच्चों, बी भाग क्या कहता है, यदि आप इन किशमिश को अति प्रसारण दाबी विलयन में रखें तो क्या होगा, तो वो क्या होगी, सिकुड़ जाएंगी।
फिर उसके बाद क्या कहता है सी प्रश्न इसका, ये क्या कहता है उपरोक्त स्थिति में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका रहेगी। तो कोशिका भित्ति की भूमिका ये रहेगी कि जो रेजिन जो या आप किसमें जिसे बोलते हैं उसका बाहरी आवरण को बचाने की भूमिका रहेगी, वो फटेगी नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर में पहला है आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान किस प्रकार भिन्न होता है। तो होता क्या है, बराबर जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला है, और एफ बराबर क्या होता है एम गुणा जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका ऐसे। अब इसमें से ये अगर काट दिया जाए तो जी की वैल्यू आ जाती है आपकी जी एम बटे आर स्क्वायर। अब ये ऊपर वाले दोनों के दोनों क्या है कांस्टेंट है, और नीचे वाला थोड़ा वेरी करता है हमारे पृथ्वी के केस में, क्योंकि पृथ्वी का अंडाकार आकृति के कारण। तो जी क्या हो गया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के। अब क्या होगा, आर अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा, और अगर जी बढ़ेगा तो आर क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है जो विषुवत रेखाएं हैं वहां पे जी जो है जी की वैल्यू कम हो जाती है, और जो ध्रुव है वहां पे जी की वैल्यू हो जाती है ज्यादा। ठीक है ना बच्चों, ये एक कारण है कि जी की वैल्यू में अंतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भिन्न होने का कारण ये है। फिर पूछता है आपका बड़े वाला जी और छोटे वाले जी के बीच में, बड़े वाले जी और छोटे वाले जी के बीच में अंतर। तो पहले तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं आप क्या जिसे आप बड़े जी से दर्शाते हैं, और दूसरा क्या है आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण, जिसे छोटे जी से दर्शाते हैं बच्चों। फिर है इसकी वैल्यू, तो पहले की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और दूसरे की है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। अब इसकी वैल्यू हर जगह समान रहेगी, पूरे ब्रह्मांड में समान रहेगी। इसकी वैल्यू क्या है हर जगह के हिसाब से बदलती चली जाएगी बच्चों। अच्छा, फिर है उसके बाद कारण बताइए। कारण बताइए में आपके 5 क्वेश्चन है, इसमें एक चीज समझ लीजिए सबसे पहले आप, P इज इक्वल टू एफ बटे ए। ठीक है, P इज इक्वल टू एफ बटे ए जब हम कह रहे थे, P है क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ए के। अब इसमें भी यही वाला रूल लागू होगा आपका, कौन से वाला, कि अगर P बढ़ रहा है तो A घट जाएगा, और A बढ़ेगा तो P क्या आपका कंपैरिजन में वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, सबसे पहला है इसका कारण बताइए। ट्रक के टायर अधिक चौड़े होते हैं, तो इससे क्या होगा एरिया बड़ा हो गया तो प्रेशर हो जाएगा कम, तो इससे क्या होगा जो हमारा ट्रक है जो कि एक काफ़ी हैवी व्हीकल हो जाता है वो आसानी से चल पाएगा। फिर है काटने वाले औजारों की धार तेज होती है, तो इससे क्या होगा एरिया हो गया कम, यहाँ पे तेज धार होगी तो एरिया हो गया कम, प्रेशर हो गया ज़्यादा, तो वो आसानी से चीज़ों को काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर है लोहे की कील डूब जाती है लेकिन लकड़ी का लट्ठा तैरता है। तो लोहे की कील डूबने का कारण क्या है बच्चों, उसकी जो डेंसिटी है वो होती है थोड़ी सी क्या पानी से ज़्यादा, लेकिन जो लकड़ी का लट्ठा है उसकी होती है कम, इस वजह से एक तैरता है और एक डूब जाता है। फिर है बच्चों आपका कील का एक सिरा चपटा और दूसरा सिरा नुकीला होता है, तो इसका भी कारण ये है चपटे वाले सिरे से हम ऊपर से प्रेशर डालते हैं और नोकीला सिरा वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें उस कील को घुसाना होता है। तो क्या होगा कम एरिया की वजह से प्रेशर आसानी से उस कील पे लगेगा जब हम ऊपर से ठोकेंगे, और वो आराम से आपकी कील क्या होगी जिस जगह हमें घुसानी है वो घुस जाएगी बच्चों। फिर है आपका ई भाग, आइस स्केट्स का उपयोग बर्फ पर चलाना आसान होता है। आइस स्केट को भी चलाना आसान किस लिए होता है, एरिया की वजह से। एरिया क्या हो रहा है थोड़ा सा बढ़ रहा है आइस स्केट से, और अगर पैर हम नॉर्मल जूते पहन करके पैर से चलेंगे तो वो एरिया को घटा रहा है। तो इसलिए ऐसा होता है कि आइस स्केट्स के उपयोग पर बर्फ पर चलना आसान होता है नॉर्मल वे में। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पेपर होता है आपका कंप्लीट, और ये वाला भाग भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।